सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। और दोस्तों, हम लोग आईडीटी के अंदर जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स वाला सब्जेक्ट है उसमें मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ा रहा था। तो फटाफट से दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो दोस्तों, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। मैं एक बार फटाफट से जो बेसिक वाला पार्ट है उसका आपको क्विक रिवीजन करा के चलता हूं। देखो दोस्तों, जीएसटी हमारे देश में कब आया? 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई 2017 से पहले हमारी कंट्री में क्या होता था? देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट। ऐसे दोस्तों 17 टाइप्स ऑफ टैक्सेस हुआ करते थे। तो ये जितने भी मल्टीपल टैक्सेस होते थे ना, इन सब की जगह पर एक नया टैक्स इंप्लीमेंट किया गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी। और दोस्तों, ये जो जीएसटी है जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं, ये गुड्स पर भी लगाया जाता है और दोस्तों एज वेल एज ये आप लोगों को सर्विस पर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि गुड्स पर लगने वाले टैक्सेस अब अलग होंगे, सर्विस पे लगने वाले टैक्सेस अलग होंगे। दोस्तों, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ गुड्स, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सर्विस, दोनों के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पहले टैक्सेबल जो इवेंट होता था वो अलग अलग होता था। मैन्युफैक्चरिंग करना एक अलग इवेंट होता था, सर्विस देना एक अलग इवेंट होता था, ट्रेडिंग करना एक अलग इवेंट होता था। तो ये जितने भी टैक्सेबल इवेंट थे ना, इन सब की जगह पर एक नया टैक्सेबल इवेंट आ गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लाई। तो ये जो सप्लाई होती है दोस्तों, इसके ऊपर एक पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर आपके कोर्स में है जो कि मैं आपको इस बेसिक वाले चैप्टर के बाद पढ़ाने वाला हूं। अगर आपने सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये मानकर चलिए दोस्तों कि जीएसटी पर आपका अच्छे से फुल कमांड हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं ओल्ड लॉ की बात करूं, क्योंकि दोस्तों पुराने लॉ के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, तो वहां पर असेसी जो होता था वो कौन होता था? मैन्युफैक्चरर होता था, सर्विस प्रोवाइडर होता था, ट्रेडर होता था। लेकिन दोस्तों जब से जीएसटी आया है, अब असेसी का मतलब होता है ओनली टैक्सेबल पर्सन। क्या होता है? ओनली टैक्सेबल पर्सन। दोस्तों, जीएसटी से पहले हमारी कंट्री में 3 तरह के ट्रांजैक्शंस होते थे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन होता था इंट्रा का मतलब विद इन अ स्टेट। तो दोस्तों जो इंट्रा वाला ट्रांजैक्शन है वो तो अभी भी इंट्रा ही है, जीएसटी आने के बाद भी वो इंट्रा है। लेकिन दोस्तों 2 ट्रांजैक्शन और होते थे, एक होता इंटर ट्रांजैक्शन, एक होता था इंटरनेशनल। तो वो जो इंटर और इंटरनेशनल होता था उसे अब इंटर बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है आउटसाइड द स्टेट या आउटसाइड द कंट्री। तो जीएसटी आने के बाद केवल 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रा ट्रांजैक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटर ट्रांजैक्शन। दोस्तों इसके बाद मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था कि देखो जीएसटी लगने के लिए गुड्स और सर्विस का होना जरूरी है, गुड्स और सर्विस का सप्लाई होना जरूरी है। 2 चीजें हो गई, पहला गुड्स और सर्विस होना चाहिए, दूसरा पॉइंट है उसका सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई होने के बाद जैसे ही सप्लाई हो जाएगा तो जीएसटी लगने की बात आएगी। अब जब आप जीएसटी को लगाओगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इंट्रा एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इंटर। इंट्रा ट्रांजैक्शन जब हम लोग करते हैं तो दोस्तों 2 तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। एक का नाम होता है सीजीएसटी और एक का नाम होता है एसजीएसटी। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन किसी यूनियन टेरिटरी में होता है तो फिर हम बोलते हैं सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। और दोस्तों एक बहुत मजे की बात मैं आपको बता दूं, जितना सीजीएसटी लगेगा उतना ही एस और यूटीजीएसटी लगेगा। दोस्तों मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लासेस में एक बात और बोली थी कि ये जो यूटीजीएसटी होता है इसको हमेशा एसजीएसटी के बराबर मानना चाहिए ताकि आपसे कभी भी मिस्टेक ना हो। दोस्तों एक बात मैं आपको और यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है सीधा, लेकिन जो एस और यूटीजीएसटी होता है वो एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट का होता है। यूटीजीएसटी जाएगा सेंट्रल के पास क्योंकि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट होती नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एक अलग फंड बनाकर मैनेज करता है। तो ये बात आपको यहां पर फोकस रखनी है, ध्यान रखनी है। जब आपका ट्रांजैक्शन इंटर होता है, इंटर मतलब आउटसाइड द स्टेट, इंटर मतलब आउटसाइड द कंट्री,
तो वहां पर आईजीएसटी लगाया जाता है। और दोस्तों ये जो आईजीएसटी का पैसा होता है ये सीधा का सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सर आईजीएसटी क्या होता है? तो मैं बता दूं, सी और एस का जो टोटल है वो आईजीएसटी का रेट होता है। अच्छा दोस्तों, ये जो आईजीएसटी होता है ये एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। सर इसमें स्टेट को कुछ नहीं मिलता? मिलता है। जब फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट का पता चल जाता है कि फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट कौन होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी का जो पैसा है उसमें से स्टेट वाला जो शेयर है वो उस स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। इसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लासेस में एग्जांपल्स भी करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर करवाया था। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और एक बार प्रीवियस क्लासेस को जरूर जाकर देख लीजिए। तो ये सारी बात है दोस्तों। इसके अलावा मैंने एक चीज और बोली थी कि देखो 2017 में हमारी कंट्री में जीएसटी का लॉ आया, लेकिन जीएसटी का लॉ आया कैसे? इसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ा। और इसको चेंज करने के लिए 2016 में, मतलब 2017 से जस्ट पहले 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया, राइट। दोस्तों क्रेडिट यूटिलाइजेशन पर भी हमारा डिस्कशन हुआ था। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप कोई भी परचेस करते हो, और जीएसटी में दोस्तों परचेस को पता है क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। परचेस को क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। तो दोस्तों इनवर्ड सप्लाई के ऊपर जो जीएसटी लगता है वो आप ऑलरेडी पे करके आते हो, वो आप ऑलरेडी पे करके आते हो। और जब आप उसकी फर्दर सप्लाई करते हो, फर्दर को बोलते हैं आउटवर्ड सप्लाई, तो आउटवर्ड सप्लाई पर भी जीएसटी लगता है। तो जो आउटवर्ड सप्लाई है जिसको आप लोग सेल बोलते हो, तो सेल पर जितना टैक्स बनेगा उसमें से परचेज पर जो टैक्स लगा है वो आपको यूटिलाइज हो जाएगा, वो आप उसमें से एडजस्ट करोगे और केवल बैलेंस टैक्स ही गवर्नमेंट को जमा कराओगे। और ये जो एडजस्टमेंट होता है आउटवर्ड सप्लाई के टैक्स में से इनवर्ड सप्लाई के टैक्स का जो एडजस्टमेंट होता है, इसे हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन कैसे होता है भाई? सेंट्रल का जीएसटी सेंट्रल के जीएसटी से एडजस्ट कर सकते हो, आईजीएसटी को आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हो, एसजीएसटी को एसजीएसटी से कर सकते हो, लेकिन दोस्तों सी और एस को आपस में कभी नहीं कर सकते। हाँ, जो आई है वो सी से भी हो जाएगा, वो एस से भी हो जाएगा, है ना। जो एस और सी है वो आई से हो जाएगा, लेकिन कभी भी डायरेक्टली सी और एस आपस में एडजस्ट नहीं होंगे। इसका मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके आपको क्लास में दिखाया था। ये देखो, ये रहा वो क्वेश्चन। तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। हमारे देश में कैसे कैसे सिस्टम चला जीएसटी को लाने का, ये भी मैंने बताया था। फ्रांस जो है वो एक ऐसा कंट्री है दोस्तों जो पहली बार जीएसटी को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कर चुका है, और अभी वर्ल्ड में 160 कंट्रीज हैं जो इसको क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों पुराने सिस्टम में क्या शॉर्टकमिंग्स थी? अरे बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी। इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, जिससे कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। पुराने टाइम में एक्साइज सेंट्रल का टैक्स होता था तो स्टेट वाले टैक्स से उसका क्रेडिट नहीं मिलता था, डबल टैक्सेशन हो जाता था। मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया था, खाना खाने जाओगे तो खाने के ऊपर वैट भी लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। सर ये जीएसटी आखिर में है क्या? दोस्तों जीएसटी कुछ नहीं है, जो पुराना वाला लॉ है, जो पुराना वाला टैक्स का सिस्टम था, उसको थोड़ा सा और अच्छे से, उसको मैं आपको ये बोलूं कि जैसे आप अपने घर को एक बार रिनोवेट करते हो ना, जैसे पुराना हो जाता है तो कलर वलर करके उसको बढ़िया से चेंज करते हो, बस वैसे ही दोस्तों उसको कलर वलर करके जीएसटी से उसको सजाया गया है। जो पुराने लॉ में कमियां थी, जो क्रेडिट नहीं मिला करती थी, जो सेंट्रल और स्टेट वाले टैक्सेस के बीच में लड़ाई होती थी, उन सभी लड़ाइयों को खत्म किया गया है। और जो वैट सिस्टम था, वैट सिस्टम ऐसा नहीं है कि जीएसटी के बाद से आया है, वैट का मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ये सिस्टम हमारी कंट्री में 1986 से था, लेकिन दोस्तों इसमें प्रॉब्लम थी, उसी प्रॉब्लम को दूर किया गया जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब मैं आपको ये बोल दूं कि इट इज अ मॉडिफाइड वैट। जो पुराना वैट सिस्टम था उसी को क्या किया गया है? मॉडिफाइड किया गया है। दोस्तों मैंने आपको 17 तरह के टैक्सेस के नाम भी बताए थे जो कि जीएसटी के अंदर क्या हो गए हैं? सबजूम्ड हो गए हैं, जिसमें मैंने सेंट्रल वाले टैक्सेस के भी नाम आपको नोट करवाए थे
और मैंने आप लोगों को स्टेट वाले टैक्सेस के नाम भी नोट करवाए थे। तो इनको एक बार दो बार आप अच्छे से पढ़िए। एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला यहां से, लेकिन जो छोटे क्वेश्चन होते हैं स्पेसिफिकली एमसीक्यू वाले, वो इनमें से कई बार बन जाते हैं। तो इनको 2 बार 3 बार आपको रीड कर लेना चाहिए। जीएसटी के बेनिफिट क्या हैं ये मैं बता चुका हूं आपको। क्या क्या बेनिफिट जीएसटी के अंदर एग्जम्पशंस मिलती है, मैंने 2 तरह की एग्जम्पशन आपको लास्ट क्लास में बताई थी। एक तो होती है थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, मतलब जीएसटी के अंदर सब लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। ऐसे तो भाई अगर सब लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो सोचो छोटा छोटा जो ठेले पर सामान बेच रहे हैं, जो मतलब बहुत ही मतलब छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, उनको तो दिक्कत हो जाएगी भाई। वो कहाँ सीए के पास जाएंगे, वो कहाँ प्रोफेशनल लोग हायर करेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई अगर आपका टर्नओवर एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा नहीं है तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, यू नीड नॉट टू टेक एनी टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो थ्रेशोल्ड लिमिट जो होती है ना, उसके अंदर लिमिट बताई गई है, और 3 तरह की लिमिट है दोस्तों। एक लिमिट है 10 लाख रुपए की, एक लिमिट है 20 लाख रुपए की, और एक लिमिट है 40 लाख रुपीस की। तो ये 3 लिमिट आपको याद रखनी है, 10, 20 और 40। अब जब रजिस्ट्रेशन चैप्टर आएगा ना, वहां बताऊंगा कि 10 कब लगता है, 20 लाख कब लगता है, 40 लाख कब लगता है। मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स, इफ यू आर सप्लाइंग एनी टाइप ऑफ सर्विस, और अगर आपका टर्नओवर ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इससे ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने का जरूरत नहीं है। मतलब आपको जीएसटी से बाहर रखा जाएगा, आपको कोई कंप्लाइंस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों कॉम्पोजिशन स्कीम। ये मैं आपको 3rd चैप्टर में बहुत बड़े लेवल पर कवर करूंगा, और यकीन मानिए दोस्तों एग्जाम में कंपोजिशन का क्वेश्चन कंफर्म आता है, हर बार आता है। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? कंपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों कि आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से तो ज्यादा है, मतलब आप 10, 20 या 40 लाख से ज्यादा सेल कर रहे हो, लेकिन एक सर्टेन लिमिट है 150 लाख, कुछ लोगों के लिए 75 लाख भी है, कुछ स्टेट में ये लिमिट 50 लाख भी है। तो अगर आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से तो ज्यादा है, लेकिन इस सेकंड पॉइंट में जो लिमिट बताई गई है 150, 75 इससे कम है, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए गवर्नमेंट ने सिंपल प्रोसीजर फॉलो करने के लिए कहा है। अब वो सिंपल प्रोसीजर क्या है? बहुत सारे रिलैक्सेशन है दोस्तों। कंपोजिशन स्कीम में आने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट मैं आपको 3rd चैप्टर में कवर करूंगा। हाँ, कुछ नुकसान भी हैं, वो भी बताऊंगा आपको। तो ये 2 तरह के बेनिफिट हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है उस लिमिट से कम अगर आपका टर्नओवर है तो यू नीड नॉट टू टेक एनी रजिस्ट्रेशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कंपोजिशन स्कीम में जो लिमिट है उसके अंदर अगर आप आते हो तो यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन, बट द प्रोसीजर इज वेरी सिंपल फॉर यू। मतलब आपको बहुत कम कंप्लाइंस करना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। तो ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैं आपको हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें पढ़ा चुका हूं। तो आज हम आगे बचे हुए नोट्स को कंप्लीट करेंगे, और मेरे पास क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का हम यहां पर प्रैक्टिस भी करेंगे। क्वेश्चन बैंक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कुछ 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन हैं जिनको मुझे अपडेट करना है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। राइट, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखें, और ऐप के अंदर भी मैं उस क्वेश्चन बैंक को क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। चलिए जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिए और भाई साहब लिखना शुरू कर दो। सर ये जो आप लिखवाते हो ना, इसमें सच्ची में सर बहुत ही मजा आता है। मतलब ऐसे लगता है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, है ना, याद भी होता है, ऐसे लगता है जैसे अपनापन सा लगता है सर। चलो जी, बहुत बढ़िया, करते हैं स्टार्ट। आप लोग यहां पर लिखना शुरू करो। दोस्तों यहां पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को करवाना चाहता हूं। वैसे तो मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया था, लेकिन एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, एक नहीं बल्कि 2 इलस्ट्रेशन है, वो मैं भी आपको क्लास में करवाता हूं, थोड़ा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लाने के लिए। तो आप यहां पर एक इलस्ट्रेशन लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड इलस्ट्रेशन 1,
और ये जो इलस्ट्रेशन 1 है भाई, ये किस चीज का है? इंट्रा स्टेट सप्लाई का, इंट्रा स्टेट सप्लाई का इलस्ट्रेशन है। अच्छा दोस्तों, इंट्रा का मतलब क्या होता है ये तो पता है ना आपको? इंट्रा का मतलब पता है आपको? इंट्रा का मतलब क्या होता है? विद इन अ स्टेट या विद इन अ यूटी। कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप राज्य के अंदर करते हो या कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप यूटी के अंदर करते हो तो दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, राइट। अच्छा बताओ, उसके ऊपर कौन सा टैक्स लगाया जाता है जब इंट्रा होता है? तो सर वो लगता है ना CGST प्लस SGST। और अगर यूनियन टेरिटरी हो तो हाँ, एस की जगह क्या लिख दोगे? यूटी। एक ही बात है। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब सपोज करो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर एक बंदा था मिस्टर ए, है ना, उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई थी सपोज करो 100 रुपए थी मिस्टर ए की। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा। मिस्टर ए का वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपया था, ठीक है। बताओ दोस्तों, अगर इंट्रा सप्लाई होगी तो वो क्या लगाएगा इसके ऊपर? CGST लगाएगा। सपोज करो 9% रेट है, 9% की रेट ले लेते हैं तो 9 रुपया हो गया CGST। अच्छा, जितना C लगता है उतना ही SGST लगता है, तो SGST की रेट भी कितनी हो जाएगी? 9% के हिसाब से 9 रुपया हो जाएगी। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो टोटल बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? 118 का बनेगा। दोस्तों यहां पर जो टोटल बिल बनेगा वो 118 का बनेगा, राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे एक तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट, तो यहां पर मुझे ये बताओ कितना कितना रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिलने वाला है? देखो, हमारा जो आउटपुट GST है वो है 9 रुपया। आउटपुट का मतलब है जो हम सेल कर रहे हैं, सेल को बोलते हैं आउटपुट। तो सेल पर जो GST लगा वो 9 रुपया है। अच्छा, ए ने ये सेल किसको करी? सपोज करो बी को। ए भी उसी स्टेट में है, बी भी वही है, सप्लाई भी वही उसी सेम स्टेट में हुई है। आप कोई भी स्टेट का एग्जांपल ले सकते हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जो भी आप बोलना चाहो। अच्छा दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, यहां पर कोई इनपुट GST है क्या? इनपुट का मतलब होता है क्या मिस्टर ए ने कोई परचेज करी है क्या? नहीं करी सर, प्रोडक्शन ए ने ही किया था, सीधा उसी ने माल बनाकर बेचा। तो इनपुट GST का कोई बेनिफिट मिलेगा क्या? सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इसका मतलब पूरा का पूरा 9 रुपया हमें गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। अच्छा दोस्तों मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा जो पैसा है ये आप एज ए कैश जमा कराओगे? कैश बोलो, बैंक बोलो, लेकिन आप इसमें क्रेडिट तो यूज नहीं करोगे ना, क्योंकि क्रेडिट आपके पास है ही नहीं। अच्छा, क्रेडिट कब होती है? जब हम पहले परचेज करते हैं। तो मिस्टर ए ने परचेज तो कुछ किया ही नहीं, मिस्टर ए ने तो डायरेक्ट केवल सेल किया है, उसने तो केवल आउटवर्ड सप्लाई दी है। तो आउटवर्ड सप्लाई पर उसको मिस्टर बी से 118 मिला होगा, 100 रुपया मिला होगा, प्लस 9 मिला होगा, मतलब 118 मिला होगा। तो वो 100 रुपए तो अपने रख लेगा क्योंकि वो तो उसके पैसे हैं, और 9 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा देगा, और 9 रुपया वो जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उसको जमा करा देगा, सीधा जमा कराएगा उसको। क्रेडिट लेगा क्या? बोलो, सच्ची बोलना, क्रेडिट लेगा क्या? नहीं लेगा ना। चलो ये बात हो जाती है। अब ये ट्रांजैक्शन हो गया है, माल ए से किसके पास गया? बी के पास। सप्लाई कहां हुई? बी के पास। अच्छा, बी भी उसी स्टेट का है। अच्छा, ये जो बी वाले भैया हैं इन्होंने आगे बेच दिया गुड्स सेम स्टेट के अंदर। सारे ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, इंट्रा का मतलब सेम स्टेट। जैसे सपोज करो ये सब लोग राजस्थान में काम कर रहे हैं तो सेम स्टेट हो गया। अच्छा, अब की बार वैल्यू ऑफ सप्लाई 150 ले लें, क्योंकि 100 रुपए का माल अगर कोई खरीदेगा तो 100 में थोड़ी बेचेगा, वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा भाई, अपने खर्चे वगैरह जो लगे हैं उनको ऐड करेगा। तो सपोज करो मिस्टर बी ने आगे किसी को फर्दर सप्लाई करी। अच्छा, किसको करी? सपोज करो सी को करी। अच्छा, सी कौन है? फाइनल कंज्यूमर। हम जैसे लोग, हम सब लोग कौन होते हैं? फाइनल कंज्यूमर। तो बताओ बी जब सप्लाई सी को करेगा तो वो भी तो GST लगाएगा।
अच्छा बोलो सारा का सारा बर्डन किस पर आने वाला है? सी पर आने वाला है। देखो कैसे आएगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये सारे ट्रांजैक्शन हम लोग कौन से ले रहे हैं? ये हम इंट्रास्टेट ले रहे हैं। ये सारे ट्रांजैक्शन हम कौन से वाले ले रहे हैं? इंट्रास्टेट ले रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर इंट्रास्टेट है तो यहां पर आप क्या लगाने वाले हो? CGST और SGST। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। चलो, तो अगर बी ने सी को सप्लाई करी है और सेम स्टेट के अंदर करी है, सेम स्टेट के अंदर, तो बताओ भाई कौन सा टैक्स लगेगा यहां पर? एक तो लगेगा CGST @ 9%, एक लगेगा SGST @ 9%। बताओ कितना आएगा? कैलकुलेटर निकाल लेता हूं मैं। 150 का 9%, ये आ जाएगा 13.5। ठीक है भाई। तो टोटल जो बिल बनेगा वो कितने का बनेगा? 177 का। 177 रुपए का टोटल बिल बनेगा। मतलब ये पैसे किससे लिए जाएंगे मुझे बताओ? ये पैसे किससे लिए जाएंगे? ये पूरे 177 रुपीज किससे लिए जाएंगे? सी से लिए जाएंगे, है ना। अच्छा बताओ, यहां पर जो बी है, यहां पर जो बी है मिस्टर बी, उस मिस्टर बी को टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल देना पड़ेगा। अच्छा कितना देना पड़ेगा दोस्तों? ये सोचने की बात है, कितना देना पड़ेगा। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब मुझे बताओ यहां पर आउटपुट जीएसटी कितना है? ये देखो, सेंट्रल का 13.5 है, स्टेट का भी 13.5 है। 13.5 13.5 दोनों का 13.5। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, मिस्टर बी को 13.5 रुपया मतलब 27 रुपीज मिला, लेकिन क्या ये सारे पैसे गवर्नमेंट को देगा? नहीं, क्योंकि दोस्तों मिस्टर बी ने जब परचेजिंग किया था, जब उसने इनवर्ड का सप्लाई लिया था, तो उसने टैक्स गवर्नमेंट को दिया था या नहीं दिया था? दिया था ना। कितना दिया था? सच्ची बोलो। 9 रुपया दिया था। तो यहां पर हम माइनस कर देंगे इनपुट जीएसटी। इसको आईटीसी भी बोलते हैं। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आपका इनपुट टैक्स होता है ना, उसकी आपको क्रेडिट मिलती है। तो मैं कहूंगा देखो सरकार, 9 रुपए तो पहले ही चले गए आपके पास। अच्छा ये मैंने अपनी पॉकेट से दिए होंगे 9 रुपया, तो आज जब मैं आगे फर्दर सेल करूंगा तो ये 9 रुपया मुझे वापस मिल जाएंगे ना, क्योंकि मैंने तो सारा बर्डन सी पर डाल दिया। तो मैं गवर्नमेंट को कितने पैसे दूंगा? 4.5। ये पैसे मैं गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। 4.5 सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा और मैं 4.5 स्टेट गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों फाइनल जो बर्डन आएगा बोलो वो सी के ऊपर आएगा। सी को ये प्रोडक्ट मिलेगा 177 का। ना ए की जेब से टैक्स का पैसा लगा, ना बी की जेब से लगा। ए ने जमा कराया तो ए को वापस मिल गया, बी ने जमा कराया तो बी को वापस मिल गया। सारा का सारा बर्डन किस पर आया? सी पर। तो आप लोग अगर फाइनल कंज्यूमर हो तो बर्डन आपको ही लेना पड़ेगा। मतलब इंजेक्शन लगेगा तो दर्द तो आपके ही होगा, लेकिन लगेगा किसी और के, लगेगा ए और बी के। सरकार किससे मांगेगी? ए और बी से मांगेगी। जो सप्लायर लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उनसे मांगेगी, लेकिन उसका बर्डन वो आपके ऊपर डालेंगे, क्योंकि आप मजे ले रहे हो, यू आर फाइनल कंज्यूमर। तो मुझे एक बात बताओ, नेट रेवेन्यू कितना हुआ गवर्नमेंट का? नेट रेवेन्यू कितना हुआ? देखो, अगर मैं सीजीएसटी की बात करूं तो 9 एक बार मिला, 4.5 एक बार मिला, तो टोटल कितना मिला? 13.5 मिला। अगर मैं एसजीएसटी की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट को 9 एक बार मिला, 4.5 एक बार मिला, 13.5 मिला। तो गवर्नमेंट को मिल गया ना टैक्स। बताओ गवर्नमेंट को हर स्टेज के ऊपर क्या मिल रहा है? टैक्स। तो ये जो इनपुट क्रेडिट होता है ना, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को एक साथ टैक्स का पैसा नहीं मिलता है। जैसे जैसे फर्दर सप्लाई होती है वैसे वैसे गवर्नमेंट को क्या मिलता जाता है? टैक्स मिलता जाता है। बोलो भाई, ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को?
तो ये हो जाता है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, छोटा सा था इंट्रा स्टेट सप्लाई का। अब जो इलस्ट्रेशन मैं करवाऊंगा वो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा मतलब ट्विस्ट है उसके अंदर। चलो एक और लेते हैं, इलस्ट्रेशन। मजा आ रहा है ना आपको पढ़ाई में? इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है जी। अच्छा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम आपको थोड़ा सा ट्विस्ट डालेंगे। ट्विस्ट कैसे डालेंगे? हम इसमें इंटर स्टेट सप्लाई भी लेकर आएंगे। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, जो भी सप्लाई हो रही थी, चाहे वो ए से बी को हो या बी से सी को हो, वो सब इंट्रा स्टेट हो रही थी, तो वो सिंपल था, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। अब जो इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं, उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे। इंटर स्टेट का मतलब होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, या फ्रॉम वन यूटी टू अनदर यूटी, या फ्रॉम वन स्टेट टू यूटी, या फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, है ना। चलो, तो इसके अंदर थोड़ा सा हम, अच्छा एक बात बताओ, इंटर स्टेट सप्लाई अगर होती है तो फिर आप कौन सा वाला टैक्स लगाते हो? अगर इंटर स्टेट सप्लाई होगी तो फिर आप लगाते हो IGST। जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है ना भाई लोगों, तो हम कौन सा वाला टैक्स लगाते हैं? IGST। चलो, इसके अंदर मैं थोड़ा सा इंट्रा स्टेट सप्लाई को लेकर चलूंगा। तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, जैसे मान लो जी एक बंदा है दिल्ली का बंदा है जिसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। ये दिल्ली का बंदा है मिस्टर ए, इसने कोई सप्लाई दी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और ये वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने की दी भाई? 100 रुपए की दी, ठीक है। किसको दी है इसने? मिस्टर बी को। अच्छा, ये जो मिस्टर बी है ये भी पता है कहाँ का है? दिल्ली का। सप्लाई कहाँ हो रही है? दिल्ली के अंदर हो रही है। तो जो सप्लायर है वो भी दिल्ली के अंदर है, और जो सप्लाई हो रही है वो भी कहाँ हो रही है? दिल्ली के अंदर। दोस्तों जल्दी से बताओ कि ये जो पहला वाला ट्रांजैक्शन है ए से बी को, इसको आप कौन सा वाला ट्रांजैक्शन बोलोगे? इंट्रा बोलोगे या इंटर बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? इंट्रा। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मतलब मैंने ऐसे बोल दिया भाई, ट्विस्ट है, तो कई बच्चे डर रहे हैं कि पता नहीं कुछ अलग नहीं हो जाए, तो कॉन्फिडेंस रखो भाई, इंट्रा है। मैंने ऊपर ऐसे लिख दिया कि भाई मैं इंटर लेकर आऊंगा, तो कई कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई पता नहीं कुछ हो नहीं जाए। अरे ये कौन सा वाला ट्रांजैक्शन है? इंट्रा ही तो है ये। इसमें कोई गलत थोड़ी है कि भाई ए भी दिल्ली का है, सप्लाई भी कहाँ हो रही है? दिल्ली में, तो ये इंट्रा ही तो होगा। हाँ चलो, तो इंट्रा है तो कौन सा वाला टैक्स लगाओगे? अरे भाई दिल्ली, कई लोग कह रहे हैं जी CGST लगा दो और UTGST लगा दो। इतने महान लोग बैठे हैं, मैंने मतलब पूरा एक क्लास इस बात को समझाने में खर्च किया था कि ये जो दिल्ली है ना, ये वैसे दिखने में यूटी है भाई, लेकिन GST में इसको स्टेट मानो। मैंने कहा था ना कि 3 यूटी ऐसे हैं जिनको स्टेट बराबर मानना पड़ेगा, दिल्ली, पौंडीचेरी, और कौन सा था? जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो इनके आते ही UTGST मत लगा देना। क्या लगाओगे? CGST, SGST। दिल्ली में SGST लगता है, वहां CM है केजरीवाल। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो अब इस पे क्या लगेगा बोलो? CGST। व्हाट इज द रेट ऑफ CGST? तो ये 9 रुपया आ गया, 9 रुपीज। एक और लगाएंगे SGST एट द रेट ऑफ 9%, ये भी कितना होगा? 9 रुपया। तो बताओ भाई टोटल बिल कितने का बनने वाला है? 118 का। जो टोटल बिल यहां पर बनेगा वो बनेगा 118,
118, 118 रुपए का बिल बनेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक बात बताओ, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है भाई। तो ये जो सेंट्रल और स्टेट होती है, ये जो सेंट्रल और स्टेट होती है, एक लगेगा CGST और एक लगेगा SGST। तो देखो मिस्टर ए बोलेगा भाई मेरा जो आउटपुट GST है वो कितना है, 9 रुपया, 9 रुपया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर मिस्टर ए ने पहले कोई टैक्स दिया है? बताओ ना, दिया है क्या? नहीं दिया। तो क्या इसे कोई इनपुट GST का क्रेडिट मिलेगा? नहीं। देखो जी, मिलता तभी है जब आप पहले देकर आते हो। तो आपने परचेज पर कुछ दिया ही नहीं तो मिलेगा कहां से? पहले दोगे तो मिलेगा ना। अगर आप कुछ दोगे ही नहीं तो मिलेगा क्या? अब आप पढ़ाई उस हिसाब से करोगे ही नहीं तो रिजल्ट मिलेगा कहां से? अब आप कह रहे हो रिजल्ट सही नहीं आया, सही नहीं आया, तो आपने कितना सही किया ये भी तो देखो। तो इनपुट GST हो जाता है जी 0, है ही नहीं। तो बताओ भाई गवर्नमेंट को कितना जमा कराओगे? 9 रुपया। ये आप जमा कराओगे कैश या बैंक से जमा कराओगे? क्रेडिट तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपने पहले टैक्स दिया ही नहीं। तो देखो टैक्स पे करने के दो तरीके होते हैं, या तो कैश और बैंक से पे करो, और अगर आपकी परचेज पर कोई टैक्स लगा था, आप इनपुट GST पे किए हो, तो उसको भी आप आउटपुट में से ले सकते हो। तो एक तरह से देखा जाए तो टैक्स को पे करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है क्रेडिट को यूटिलाइज करो अगर आपके पास है तो, और अगर क्रेडिट नहीं है आपके पास तो फिर कैश और बैंक में गवर्नमेंट को जमा कराओ। तो ये दो ही तरीके हैं, या तो क्रेडिट के थ्रू पे करो या कैश और बैंक से जमा कराओ। भाई ऐसे समझ लो, जैसे मैं आपसे 100 रुपए मांगता हूं, मैं आपसे कितने रुपए मांगता हूं? दिल पे मत लेना, ऐसे लेऊंगा नहीं मैं, 100 रुपए मांगता हूं आपसे, ठीक है जी। और आप मेरे से 150 रुपए मांगते हो। हाँ बोले सर अब सही है, मतलब मैं तो आपसे 100 रुपए मांगता हूं और आप मेरे से 150 रुपए मांगते हो। तो हिसाब कैसे होएगा कि देखो सर आपको 150 रुपए देने हैं और हमको आपको 100 रुपए देने हैं। तो ऐसे करते हैं सर, 150 में से आप 100 एडजस्ट कर लो और 50 रुपए बोले ये लो, ये पकड़ो 50 रुपए, हो गया ना 150 रुपए का हिसाब। ऐसे करते हैं नहीं करते हैं अपन? अच्छा कई लोग जो नहीं समझ पाते हैं वो क्या करते हैं, पहले तू 100 दे मेरे को, एक बार पूरे दे 100। तो वो पहले उससे 100 रुपए लेता है, फिर कहता है ले ये पकड़, ये 150 रुपए पकड़, तो भी बात वही है। लेकिन अगर मान लो मेरे 100 रुपए आप में आते हैं और आप मेरे से 150 मांगते हो, तो भाई आप मुझे पूरे 150 क्यों दोगे? आप मेरे को 50 ही तो दोगे। तो वही बात है, अब मैं आपसे कुछ मांगता ही नहीं हूं, बस आप ही मांगते हो 9 रुपया, तो 9 रुपया पूरा ही देना पड़ेगा ना भाई। तो पेमेंट करने के दो तरीके हैं कि अगर कुछ पहले से दिया हुआ है तो उसको एडजस्ट कर लो, बाकी का कैश दे दो, और अगर पहले से कुछ भी नहीं दिया हुआ तो सारा ही कैश दे दो। बताओ इसमें मैंने नई बात क्या बता दी आपको? सिंपल ही तो है। चलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब ये जो बी था ना, बी, ये बी कहां पर था? दिल्ली के अंदर था। ये जो बी था, ये बी भैया कहां पर थे भाई? बी वाले भैया दिल्ली में थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये माल बेचा सी को बेचा ये। और ये जो सी है, सी मतलब ये कहां का है? ये सी वाले भैया हैं मान लो राजस्थान के। तो सप्लाई कहां पर हुई है? राजस्थान में। सप्लायर बैठा है दिल्ली में, लेकिन उसने दिल्ली से सप्लाई कहां कर दी? राजस्थान में कर दी। मतलब स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। दिल्ली एक अलग स्टेट है, राजस्थान एक अलग स्टेट है, तो स्टेट क्या हो गया? चेंज हो गया। अच्छा दोस्तों, जैसे ही स्टेट चेंज होगा तो बताओ कौन सा वाला टैक्स लगाओगे? IGST लगाएंगे। क्या लगाएंगे बोलो? IGST। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको। चलो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई, सपोज करो 150 रुपए है। बी ने सी को जो सप्लाई दी है
उसकी वैल्यू हम अज्यूम करते हैं कि 150 है, क्योंकि देखो 100 में खरीदेगा तो 100 में तो कैसे बेचेगा, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, जिम्मेदारियां हैं, तो प्रॉफिट तो कमाएगा ना वो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई? 150। अच्छा जल्दी से बताओ यहां पर आप कौन सा वाला टैक्स लगाओगे? सर हम यहां पर लगाएंगे IGST। ओके दोस्तों, IGST का रेट क्या होता है बताना जरा, IGST का रेट क्या होता है? C और S के टोटल के बराबर होता है। C और S का जो टोटल होता है ना उसके बराबर होता है। ओके तो लगा दो भाई 18%, तो 150 का 18%, कैलकुलेटर साथ लेके बैठना है, 27 आता है, 27 राइट। ओके तो टोटल बिल कितने का बनेगा? 177 रुपीज का टोटल बिल बनेगा, राइट। पक्का यहां तक समझ में आया आपको? अब मिस्टर बी क्या जमा कराएगा? IGST जमा कराएगा। अच्छा बताओ दोस्तों, IGST का पूरा पैसा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। IGST का पूरा पैसा एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है ये आप जानते हो, क्योंकि अभी पता नहीं है ना हु इज द फाइनल कंज्यूमिंग स्टेट। लगा था कि दिल्ली को मिलेगा, लेकिन दिल्ली सरकार को बाद में पता चला कि यार गुड्स तो राजस्थान पहुंच गया। तो जो दिल्ली सरकार सोच रही थी कि वाओ 9 रुपीज मिलेंगे, 9 रुपीज मिलेंगे, वो अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि गुड्स की किस्मत कहीं और है, सप्लाई कहीं और हो गई है। तो यहां पर जब हम IGST पे करेंगे 27 गवर्नमेंट को, अच्छा ये कौन सी गवर्नमेंट को पे करेंगे? पूरा सेंट्रल को। IGST का पैसा पूरा कहां जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इस IGST को पे करने के लिए, अब पे करने के दो ही तरीके होते हैं कि भाई आप जो परचेज पर टैक्स देकर आए हो, जैसे बी ने टैक्स दिया है परचेज पर, बोलो दिया है या नहीं दिया है? क्या क्या दिया है बताओ? 9 रुपया CGST का दिया है और 9 रुपया SGST का दिया है। अच्छा बताओ, क्या IGST को पे करने के लिए CGST और SGST का क्रेडिट मिलता है क्या? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, मिलता है या नहीं मिलता है? क्यों मिलता है? दोनों का मिलता है। पता है क्यों मिलता है? क्योंकि I भी तो किसके बराबर है? C और S के बराबर। तो IGST को पे करने के लिए आप C और S का क्रेडिट ले सकते हो। चलो ले लेते हैं। ये लो जी, पहले CGST का ले लिया, फिर हमने SGST का ले लिया। बी बोला भाई मैं अपनी जेब से टैक्स देकर आया हूं, पहले तो मैं वो पैसे भरवाऊंगा कि गवर्नमेंट को। अच्छा दोस्तों, जैसे ही मैं 27 में से CGST और SGST को माइनस करता हूं, इसका मतलब पता है क्या होता है माइनस करने का? कि सेंट्रल के पास जो पैसा C के नाम से रखा हुआ था 9 रुपया, वो C ने एक अलग अकाउंट में डाल दिया, दैट इज कॉल्ड I। तो C में से 9 रुपया निकला और I में चला गया। अच्छा, दिल्ली गवर्नमेंट 9 रुपया लेके बैठी थी, बताओ गवर्नमेंट दिल्ली 9 रुपया लेके बैठी थी या नहीं? मनी मन खुश हो रही थी, वाओ 9 रुपीज तो मेरे हैं। लेकिन ये 9 रुपये भी दिल्ली गवर्नमेंट की जेब से निकलेगा, और ये भी कौन से अकाउंट में चला जाएगा? IGST में। क्योंकि आपने 27 के IGST को देने के लिए इन दोनों टैक्सेस का क्रेडिट लिया है। क्रेडिट लेने का मतलब है वहां से अकाउंट को खाली करो और IGST में जमा करा दो। तो बताओ दिल्ली सरकार के दिल पर क्या बीतेगी कि हाय राम, पहले सोचा था कि 9 रुपया का रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन ये कल मुए मतलब दिल्ली से कहां ले गए गुड्स को? राजस्थान। तो ये सारे पैसे राजस्थान को मिल गए क्या? नहीं मिले। अभी राजस्थान को नहीं मिले, क्योंकि अभी पता नहीं है ना, कहीं और आगे चला जाए। तो ये सारा पैसा, अच्छा अभी बताओ IGST में से आपने 18 रुपया का क्रेडिट ले लिया, तो कितना और बचा?
ये मिस्टर बी को कैश जमा कराना पड़ेगा, कैश या बैंक से जमा कराना पड़ेगा 9 रुपया। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो अगर मैं आज की पोजीशन आपसे पूछूं तो बताओ सरकार के पास कितना टैक्स जा चुका है? 27 जा चुका है। वेरी गुड। कितना जा चुका है? और बताओ भाई, जरा सोचो, दिमाग लगाओ, ये 27 कौन सी गवर्नमेंट के पास है? ये 27 रुपीज अभी इस समय पर अभी की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी सरकार के पास रखा हुआ है? उस सरकार का नाम है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि IGST का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। सारा का सारा पैसा सेंट्रल के पास है। ये जो C और S पहले लगा था ना भाई, अब ये 0 हो चुका है, क्योंकि वो तो I में भर लिया गया है ना। सिस्टम को समझने की कोशिश करो। जो C और S के नाम से रेवेन्यू बुक हुई थी पहले, वो अब किस में जा चुकी है? I में जा चुकी है। और I का पैसा कौन लेकर बैठी है? लेकिन जरा दिमाग लगाओ, क्या ये पूरा IGST 27 सेंट्रल का है? इसमें स्टेट का भी तो हिस्सा है भाई, लेकिन वो स्टेट जब तक पता नहीं चलेगा तब तक सेंट्रल इसको लेकर बैठे रहेगी। समझ में आया? तो 27 के IGST को पे करने के लिए 9 रुपीज जो CGST है वो एडजस्ट हो गया है, 9 रुपीज का SGST एडजस्ट हो गया है, और 9 रुपया हमने कैश जमा करा दिया है। यहां तक का पिक्चर क्लियर है क्या? बोलो। बिल्कुल समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया सर। चलो अब हम थोड़ा सा इसमें और ट्विस्ट डालते हैं। C कहां का है? बोलो फटाफट से बताओ। राजस्थान का है ना। अब C ने क्या किया भाई? C तो फाइनल कंज्यूमर नहीं था। उस भाई ने क्या किया कि ये गुड्स D को बेच डाला। मार डाला नहीं, बेच डाला। C ने ये सप्लाई किसको कर दी? D को। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि D भी कहाँ का है? राजस्थान का। वाओ, राजस्थान से राजस्थान में बिक गया माल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप 150 रुपया की चीज लेकर आ रहे हो तो क्या आप उसको वापस 150 में ही बेच दोगे? नहीं, हम सर उसमें अपना कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेंगे। चलो मैं मानता हूं कि C ने जब D को बेचा होगा तो मैं यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई ले रहा हूं 180। अब ये मत सोचने लग जाना 180 कहां से आया। अरे 180 तो मैंने अजम्पशन लिया है कि दैट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। 150 रुपए में खरीदा, आगे 30 रुपया अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़कर 180 में बेचा। अच्छा ये जो D है राजस्थान का D, सपोज करो दिस इज फाइनल कंज्यूमर, ये है फाइनल कंज्यूमर। अच्छा जैसे ही फाइनल कंज्यूमर का नाम आता है ना, बताओ सरकारें खुशी से उछल पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू तभी मिलता है। देखो A से B के पास जाने से सरकार को रेवेन्यू नहीं है, B से C के पास गया तो भी रेवेन्यू नहीं है, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शन है B2B। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस। सरकार को असली खुशी कब मिलती है? जब फाइनल कंज्यूमर के पास सप्लाई होती है। तो जैसे ये पता चला कि C से सप्लाई किसके पास हो गई है और D कौन है? फाइनल कंज्यूमर। पता है 2 लोग इस पे उछल पड़े होंगे। बताओ वो 2 लोग कौन होंगे जो खुशी के मारे उछल पड़े होंगे? एक तो मोदी जी उछल पड़े होंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी हैं, और एक हमारे राजस्थान के CM है अशोक गहलोत साहब, वो उछल पड़े होंगे कि वाओ रेवेन्यू बुक हो गया। क्योंकि अगर B2B होता है तो फिर तो क्रेडिट इधर से उधर ट्रांसफर होती है भाई। फाइनल रेवेन्यू कब बुक होता है? जब एक कंज्यूमर आ जाता है, पैकेट को खोलता है और फट से कंज्यूम कर जाता है, सामान को कुरकुरे फाड़ के खा जाता है, बस उसी दिन सरकार की खुशी जो है वो छलक पड़ती है। वाओ। अच्छा अब एक बात बताओ, C भी राजस्थान का है और सप्लाई भी राजस्थान के अंदर ही हो रही है। दोनों काम कहां पर हो रहे हैं? बोलो बोलो, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है?
दिमाग लगाना, रट्टे मत लगाना, दिमाग से बोलो। सी भी राजस्थान का है, सप्लाई भी कहाँ हो रही है ना? बताओ। इंट्राई तो होगा सर इसमें, ऐसे क्या मतलब आप कंफ्यूज कर रहे हो? अरे वो तो मैं आपका दिमाग टेस्ट करता हूं ना, देखें आपका कॉन्फिडेंस कितना है। बोलो कौन सा है ये? इंट्रा है। आप सर 100 बार पूछोगे तो भी हम इंट्रा ही बोलेंगे। इंट्रा है भाई। अच्छा, इंट्रा पे कौन सा वाला टैक्स लगता है? जल्दी से बोलो। ओके, इंट्रा पे भाई आई नहीं लगता, सी और एस लगता है महान प्राणियों। तो एक तो लगता है CGST, एक लगता है SGST, है ना? चलो 9%, 9%। अब ये मत सोचने लग जाना 9 कहां से आया। हमने माना है कि भाई ये रेट है, इट मे बी 12 है ना? चलो 9% निकालते हैं। 180 का 9% 16.2, 16.2। तो जो टोटल बिल बनेगा 212 रुपए और 40 पैसे का बनेगा। तो सी ये वाला बिल बनाकर डी को देगा 212 रुपए 40 पैसे का। तो मुझे एक बात बताओ, फाइनली जो बर्डन आएगा ना, बर्डन वो किस पर आएगा? डी पर आएगा, क्योंकि डी इज द फाइनल कंज्यूमर। अच्छा चलो, अब समझने की बात है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पार्टीशन कर देता हूं। अब थोड़ा सा समझने की बात है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो सी है, मिस्टर सी, जब ये परचेज करके लाया था, परचेज को बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई, क्या बोलते हैं? तो बताओ मिस्टर सी ने कौन सा वाला टैक्स दिया था? IGST दिया था। कितना IGST दिया था? 27। ये रहा 27। ये 27 रुपीज यहां पर दिए गए थे, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ये 27 रुपीज यहां पर दिए गए थे या नहीं? 27 रुपया, 27 रुपये तक की कहानी याद है ना आपको? IGST का पैसा जा चुका था ना 27, सेंट्रल के पास था। कौन पे करके आया था? सी। अब सी जब आगे फर्दर सप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है? बताओ किसको कर रहा है? डी को कर रहा है, सेम स्टेट में कर रहा है। तो क्या लगा होगा? CGST और SGST लगा होगा। तो CGST का मतलब सेंट्रल को पैसा जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। हाँ, तो चलो भाई एक बार देख लेते हैं कितना कितना पैसा जाएगा। चलो लिख लेता हूं मैं। एक तो होता है CGST, एक होता है, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिख लूं, एक तो होता है CGST, एक होता है SGST और एक होता है IGST, क्योंकि अब तो आई भी आ गया ना। चलो देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हमारा जो आउटपुट GST है, आउटपुट GST, बताओ आउटपुट GST क्या बन रहा है हमारा? 16.2, 16.2। आई तो कुछ नहीं बन रहा अभी, बोलो बन रहा हो तो? नहीं बन रहा। इसमें से हम लेस करेंगे क्रेडिट। अच्छा, हम IGST पे करके आए हैं ना, कितना IGST पे करके आए? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने परचेज पर IGST दिया है और अब जब हम आगे फर्दर सप्लाई कर रहे हैं तो C और SGST लग रहा है। तो क्या दोस्तों C और S को पे करने के लिए क्या I का क्रेडिट मिलता है? बोलो हाँ या ना। मिलता है सर, ले लो। चलो ले लेता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ये I किसके पास पड़ा है? जल्दी से बताओ। I सेंट्रल के पास पड़ा है। तो एक काम करें ना भाई, जब वो पड़ा ही सेंट्रल के पास है तो हम सेंट्रल को ये कह देते हैं कि देखो सेंट्रल तुमको 16.2 रुपए मिलने हैं, तुम्हारे पास 27 तो पहले से ही पड़े हैं तो तुम उसमें से भर लो।
सेंट्रल बोली भाई भरवा दो, तो ये लो जी भर लेते हैं 16.2। जो 27 रुपया सेंट्रल के पास पड़ा है ना भाई, किस नाम से पड़ा है? आई के नाम से पड़ा है। अब सेंट्रल को मिलना भी है 16.2 रुपया, तो हमने कहा सेंट्रल एक काम करो, तुमको 16 रुपए 20 पैसे का रेवेन्यू हुआ, तो तुम जो 27 रुपए लेकर बैठे हो उसमें से तुम 16.2 काट लो। कि जी काट लिए। बोले अब तो तुमको तो कुछ देना ही नहीं है, और कि साहब मेरे पास ज्यादा बचे रह गए कि खबरदार उसको लिया तो चलो इधर दो। किसको दो? स्टेट को दो। स्टेट को दो भाई। तो कि स्टेट को? बोले हाँ स्टेट को। ये मत सोच लियो कि तुम्हारे पैसे थे वो सारे, स्टेट को दो चलो। तो स्टेट को कितना देंगे? स्टेट को कितना देंगे? देखो तो ये IGST की क्रेडिट यूज हो रही है हमारी। देखो आई हमारे पास जो था ना वो 27 रुपया था, उसमें से 16 रुपए और 20 पैसे तो हमने काम ले लिए। बताओ दोस्तों अभी हमारे पास कितना और पड़ा है? 10.8 पड़ा है। तो ये एस में काम आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना मोदी जी, वो अपने आई वाले फंड में से 10 रुपए 80 पैसे को निकालेंगे और स्टेट को देंगे। कौन से वाले स्टेट को? कौन से वाले स्टेट को? राजस्थान स्टेट को। तो राजस्थान स्टेट कहेगा हाय राम, मुझे तो 16 रुपए 20 पैसे मिलने चाहिए थे और मुझे तो सेंट्रल से 10 रुपए 80 पैसे ही आए हैं, तो मुझे 5 रुपए 40 पैसे कम मिले हैं। तो हमने कहा जी अशोक जी आप ऐसे परेशान मत हो, ये 5 रुपए 40 पैसे अभी आपको कैश में दे देते हैं। कि चलो बहुत बढ़िया जी, अब मेरे को रेवेन्यू मिल गया। और आई का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो अब जाकर पता चला कि सेंट्रल का रेवेन्यू 16 रुपए 20 पैसे है और स्टेट का रेवेन्यू भी 16 रुपए 20 पैसे है। देखो दोनों को बराबर बराबर मिला ना। मैंने आपको गोल्डन स्टेटमेंट लिखवाया था कि मर जाएंगे मिट जाएंगे धरती आसमान चाहे एक हो जाएं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, रेवेन्यू बराबर बराबर मिलेगा। तो देख लो बराबर मिल रहा है। सेंट्रल 27 रुपए लेकर बैठी थी अपने पास आई के नाम से। जैसे ही पता चला कि राजस्थान इज द कंज्यूमिंग स्टेट, तो सेंट्रल ने अपना 16 रुपया 20 पैसा रख लिया, बाकी स्टेट को ट्रांसफर कर दिया। आई से पैसा निकलकर स्टेट में चला गया और स्टेट को जो कम पड़ा वो कैश में मिल गया उसको। तो कुल मिलाकर दोनों सरकार को बराबर बराबर क्या हो गया है? रेवेन्यू हो गया है। कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो आपने क्वेश्चन पूछा है कि सर अगर सेम गुड्स हो तो ही होता है क्या ऐसा? देखो मैं आपको बताता हूं। जैसे ये पेन है, तो मैं ये पेन खरीद के लाया और मैं इसी पेन को आगे बेच रहा हूं, तो क्या मुझे क्रेडिट मिलेगी? आराम से मिलेगी। पेन लाया पेन बेचा। लेकिन दोस्तों मैं दो चीजों में काम करता हूं। मैं पेन और कैलकुलेटर दो चीजें खरीद के लाया। ये देखो कैलकुलेटर है, मैं पेन भी खरीद के लाया, मैं कैलकुलेटर भी खरीद के लाया। अब क्या हुआ जी कि कैलकुलेटर तो मेरा बिका नहीं, वो तो मेरी दुकान पे पड़ा है, लेकिन मैंने बेच क्या दिया? पेन। तो क्या दोस्तों इस पेन के टैक्स को पे करने के लिए क्या मैं कैलकुलेटर का क्रेडिट काम ले सकता हूं? यस। क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका ITC वाले चैप्टर में आएगा। ऐसे 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता है कि पेन आया तो जब पेन जाएगा तो ही क्रेडिट लेंगे। अरे कई बिजनेसमैन 100 हजार प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, तो वो तो बल्क में खरीदते हैं 1000 आइटम एक साथ। अब कोई सामान बिक रहा है कोई नहीं बिक रहा है, तो ये थोड़ी मिलाने बैठेंगे कि देखो पेन आया, ध्यान रखना इसका क्रेडिट कौन सा है, वो उसी पेन से काम हो। ऐसे नहीं होता है। कुछ भी परचेज करो और फिर कुछ भी आगे बेचो, क्रेडिट मिलेगा। 1-to-1 correlation is not required and it is not practically possible also। अरे अगर आप 1000 आइटम खरीद रहे हो तो 1000 का 1000 से थोड़ी मिल जाएगा आप लोगों को, मिल ही नहीं सकता, मिल ही नहीं सकता भाई। तो एक एक चीज चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। सो 1-to-1 कोरिलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। सो यू नॉट नीड टू वरी कि सर आप तो एक ही प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हो। अरे प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी होंगे तो ऐसे ही चलेगा, नियम नहीं बदलेंगे। राइट? समझ में आया? चलो
तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई जरा एक बार मेरे को फाइनल टोटल रेवेन्यू का चार्ट दे दो, टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, जो टोटल रेवेन्यू होती है ना गवर्नमेंट की, उसका एक चार्ट दे दो भाई। अगर हम एक फाइनल चार्ट बना के देखें, टोटल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, पर्टिकुलर्स सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली और राजस्थान, भाई यही तो लोग पिक्चर में आए। सेंट्रल गवर्नमेंट पिक्चर में आएगी, दिल्ली की गवर्नमेंट पिक्चर में आएगी और राजस्थान गवर्नमेंट पिक्चर में आएगी। अब आप देखना, जैसे ही फर्स्ट सप्लाई हुई, पहली सप्लाई किससे किसको हुई थी? ए से बी को। थोड़ा मैं और क्लियर कर रहा हूं आपको, पहली सप्लाई किससे किसको हुई थी? ए से बी को हुई थी ना, ए टू बी। तो ये जो पहली सप्लाई हुई थी ए टू बी, ये इंट्रा हुई थी, क्या लगा था बोलो? सी और एस लगा था। 9 रुपए सेंट्रल को मिला था, 9 रुपए दिल्ली गवर्नमेंट को मिला था। अच्छा, क्रेडिट तो यहां पर काम आई नहीं थी, जो भी पैसा मिला था वो कैश मिला था। अच्छा, राजस्थान का तो उस समय कोई लेना देना ही नहीं था पहली सप्लाई में। बताओ था क्या लेना देना? राजस्थान तो पिक्चर से ही बाहर था, राजस्थान तो बाद में आया पिक्चर के अंदर। अच्छा दोस्तों, जैसे ही दूसरी सप्लाई हुई B2C, उसको हम बोलते हैं सेकंड सप्लाई। अच्छा दोस्तों, वो इंट्रा हुई थी, पता है आपको वो क्या हुई थी? इंट्रा हुई थी ना वो, बोलो हुई थी या नहीं हुई थी? अच्छा, इंट्रा पर क्या लगाया गया था, जल्दी से बताओ? IGST लगाया गया था। और आई में हमने कौन सा क्रेडिट काम लिया था? सेंट्रल का और स्टेट का, बोलो लिया था या नहीं? तो मुझे एक बात बताओ, ये जो दिल्ली वाला 9 रुपए लेकर बैठा था, इसने ये सारे पैसे सेंट्रल को ट्रांसफर कर दिए थे या नहीं? एस काम आ गया था ना आई को पे करने में। तो मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं, ट्रांसफर बाई दिल्ली टू सेंट्रल गवर्नमेंट। बोलो ट्रांसफर किया था या नहीं किया था? तो इसका मतलब यहां से तो 9 रुपए कम हो गए थे। सॉरी, नीचे लिखता हूं इसको, यहां से तो 9 रुपए कम हो गए थे, और 9 रुपए सेंट्रल के पास आए थे या नहीं आए थे? फ्रॉम दिल्ली। ये जो 9 रुपए हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने किसको दे दिए थे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहां लिख देता हूं टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दिल्ली के खाते में तो बैलेंस 0 हो गया था, और ये पैसे चलकर किसके पास आ गए थे? बताओ जल्दी से बताओ। सेंट्रल के पास आए थे। अच्छा, 27 में से 9 रुपया तो पहले ही सेंट्रल के पास पड़ा था, ये देखो ये रहा 9 रुपया, उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने दे दिया था 9 रुपया, तो कितने हुए? 18। और एक चीज देखी थी आपने, 9 रुपया कैश भी मिला था। जब हम आई पे कर रहे थे तो हमने 9 रुपया कैश भी दिया था सेकंड सप्लाई पर, तो ये 9 रुपया हमने कैश दिया था उस समय। और तो अगर मैं देखूं भाई, तो आज की पिक्चर अगर मैं देखूं तो दिल्ली गवर्नमेंट ठन गोपाल है, 0 है, और ये पूरा पैसा सेंट्रल लेकर बैठी है 27 रुपीज। बोलो किस नाम से लेकर बैठी है? IGST के नाम से। मतलब अभी तक किसी भी सरकार की फाइनल रेवेन्यू बुक नहीं हुई है। सेंट्रल चाहे 27 रुपया लेकर बैठी है, लेकिन बोलो वो ये नहीं कह सकती कि ये 27 रुपए मेरे हैं, वो केवल उसको लेकर बैठी है। मतलब एक तरह से उसकी रखवाली कर रही है वो, यूं समझ लो। वो अभी ये नहीं कह सकती कि ये मेरा धन है, ये तो पराया धन है भाई, ट्रांसफर भी करना पड़ेगा बाद में। चलो अब हम आते हैं थर्ड सप्लाई पर। अब जो थर्ड नंबर की सप्लाई हुई थी, ये हुई थी भाई साहब C2D। ये जो हमारी थर्ड नंबर की सप्लाई हुई थी ना, ये हमारी C2D हुई थी, C से D को हुई थी, C से D को। अच्छा दोस्तों, जो थर्ड नंबर की सप्लाई है वो हमारी हुई थी C से D को हुई थी, राइट? अच्छा, जैसे ही सप्लाई हम C से D को करेंगे तो C और S लगा था, याद है आपको?
सी और एस लगा था या नहीं लगा था, बोलो लगा था। तो अगर देखा जाए दोस्तों यहां पर सी और एस लगा था, सी कितना लगा था 16 रुपए 20 पैसे, एस कितना लगा था 16 रुपए 20 पैसे लगा था। तो क्या हुआ था थर्ड सप्लाई में, मैं आपको बताऊं, हमने यहां पर थर्ड सप्लाई में जब सी और एस को पे किया था तो हमने 5 रुपए 40 पैसे कैश जमा कराए थे। आप चाहे से चार्ट निकाल लो। और ये 5 रुपए 40 पैसे हमने कौन सी गवर्नमेंट को दिए थे कैश में, जल्दी से बताओ। तो पहले तो मैं ये 5 रुपए 40 पैसे राजस्थान गवर्नमेंट को लिख देता हूं कैश। बोलो दिए थे या नहीं दिए थे, दिए थे। अब सुनो, उस समय 10 रुपए 80 पैसे भी राजस्थान सरकार के पास आए थे। कहां से आए थे, सेंट्रल के पास से आए थे। सेंट्रल 27 रुपए लेके बैठा था ना, उसने उसमें से 10 रुपीज 80 पैसा को अपनी पॉकेट में से निकालकर राजस्थान सरकार की पॉकेट को भरा था। बोलो भरा था या नहीं भरा था। तो मैं लिख देता हूं यहां पर ट्रांसफर बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान। जैसे पहले वाले में तो दिल्ली ने सेंट्रल को दे दिए थे, अब सेंट्रल ने राजस्थान को दे दिए कि भाई अब फाइनल वक्त आ गया है, लो राजस्थान तुम्हारी अमानत पकड़ो। कितने दिए थे, 10.8। बोलो दिए थे या नहीं दिए थे। कहां से आए थे ये, सेंट्रल, मतलब क्रेडिट के रूप में आए थे ये। सेंट्रल से आने का मतलब है क्रेडिट काम आई थी। तो एक तरह से राजस्थान सरकार को क्या रेवेन्यू मिला था, 16 रुपए और 20 पैसे का रेवेन्यू। 16 रुपए और 20 पैसे का रेवेन्यू मिला था। बोलो मिला था या नहीं मिला था। और अगर सेंट्रल मान लो राजस्थान को 10 रुपए 80 पैसे देगा, तो यहां राजस्थान के भी तो 10 रुपए 80 पैसे, इसके सेंट्रल के भी तो 10 रुपए 80 पैसे कम होंगे। अगर आप अपने 27 में से 10 रुपए 80 पैसे उधर दे रहे हो तो आप पहले अपने कम तो करो। तो ये आपने किसको दे दिए, टू राजस्थान। बोलो दिए या नहीं दिए। तो फाइनल रेवेन्यू यहां पर क्या बचा, 16 रुपए 20 पैसे, 16 रुपीज और 20 पैसा, 16 रुपीज और 20 पैसा। सो दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू हो जाता है 16 रुपए 20 पैसे। अच्छा दिल्ली को कुछ मिला क्या, अच्छा एक बार दिल्ली को लगा तो होगा कि यार 9 रुपए मिले हैं, लेकिन बताओ ये 9 रुपए वापस चले गए या नहीं चले गए। कितना दुख होता है कि यार इससे बढ़िया तो मिले ही नहीं होते। भाई आपको कोई पॉकेट में नहीं दे और वापस ले ले, बताओ कितना बुरा लगता है। तो फाइनल जो रेवेन्यू हुआ इस पूरे ट्रांजैक्शन में वो सेंट्रल को हुआ और राजस्थान की सरकार को हुआ। दिल्ली वाले बीच में आए थे लेकिन वो कुछ नहीं मिला उनको। तो ये जो बीच में आते हैं ना, ये ऐसे ही सफा हो जाते हैं, इनको कुछ नहीं मिलता। मैंने आपको जो पिछली क्लास पढ़ाई थी, मैंने एग्जाम्पल कराया था, कितने सारे स्टेट आए थे बीच में, लेकिन कुछ मिला था क्या, उनको कुछ नहीं मिला। हवा हवाई की तरह बस क्रेडिट एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, फाइनल रेवेन्यू लास्ट में जाकर बुक होता है। बोलो भाई ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया। आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं मुझे आता है, मुझे आता है, लेकिन भाई जब सामने आती है ना चीज, अच्छा ऐसे होता है क्या, ओ माय गॉड। तो ये 2 इलस्ट्रेशन आप लोग जरूर करके जाएं। और मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि एक बार घर पे खुद से भी करें। जैसे मैंने तो क्लास में करा दिया, आपने हाँ भी भर ली कि हो आ गया आ गया। अच्छा आपको लग रहा है आगे आ गया। आप में से बहुत सारे लोग जब इस एग्जाम्पल को दोबारा से खाली कॉपी में करने बैठोगे तो देख लेना 50-60% बच्चे फिर से गलती करेंगे। लेकिन दोस्तों गलती करना बुरी बात नहीं है, उस गलती से फिर आप दोबारा सीखोगे। तो मेरी आपको सलाह है कि घर जाकर खाली कॉपी में दोबारा से ये दोनों इलस्ट्रेशन खुद से करना, ताकि और मन में कोई दुखद पीड़ा होगी तो वो सामने आ जाएगी। भाई हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधारने के लिए, ताकि हम एग्जाम में गलती ना करें। और एग्जाम क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि भाई आप सीख लो और करेक्ट कर लो, ताकि फिर जब आप भविष्य में डिग्री लेकर उतरो बाजार में तो आप ऐसे ही, कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं, वेल्ले नहीं रहो, है ना। बताओ भाई यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो जी,
तो ये हमारे दोनों इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाली बातें लिखवा देता हूं जिनमें से एग्जाम में छोटे छोटे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये तो मैं कंफर्म हूं कि बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो बन सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे इनको एग्जाम में छोड़कर जाते हैं। उनको लगता है इनका क्या मतलब है, इनको तो पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर को मतलब है भाई, वो ये देखता है कि बच्चे क्या छोड़कर जाएंगे, वहां से वो पक्का क्वेश्चन बनाता है। तो हम इन चीजों को जरूर पढ़कर जाएंगे। चलो जी, तो आप अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लो। छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं वो मैं आपको यहां पर नोट करवा देता हूं। चलो, तो सबसे पहले आप लोग यहां पर एक हेडिंग डाल लो। और ये सारी चीजें जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये सब आपके कोर्स में है, ये मैं ऐवे ही नहीं लिखवा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल, माना कि इनमें समझने का कुछ नहीं है, लेकिन इनको पढ़कर जाना पड़ेगा भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये वैसे मैं आपको बता चुका हूं। और ये है हमारा 101 नंबर का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में। मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था ना कि जीएसटी आने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना जरूरी था, क्योंकि कोई भी कानून जब बनता है तो पावर कहां से ली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर ही नहीं देगा तो आप बनाओगे कहां से। तो जीएसटी लाने का पावर पहले था ही नहीं। पहले क्या होता था, सेंट्रल के टैक्सेस अलग होते थे, स्टेट के अलग होते थे। सेंट्रल को अलग पावर होते थे, स्टेट को अलग पावर होते थे। ऐसा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल ही नहीं था, सेक्शन नहीं बोलते, आर्टिकल ही नहीं था कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर टैक्स लगाएं। क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इतना आगे किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन अब आज जरूरत आन पड़ी तो क्या बैठे थोड़ी रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया दोस्तों, ताकि पावर मिले, है ना। चलो, तो क्या क्या बदला गया, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, वो मैं एक बार आपको नोट करवा देता हूं। ये लो जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 101 नंबर का अमेंडमेंट। तो इसमें आप सबसे पहले यहां पर लिखोगे आर्टिकल। अच्छा, यहां सेक्शन नहीं होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, आर्टिकल। जैसे आप एक्ट में बोलते हो ना सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं। तो पहला आर्टिकल इसमें आप जो आपके काम का है, बस फालतू नहीं, जो आपके काम का है, आर्टिकल 366 और उसका सब आर्टिकल है 12A। अब ये चिंता मत करना कि इनको याद करना जरूरी है, आर्टिकल नंबर याद नहीं भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग ऑफ जीएसटी, मीनिंग ऑफ जीएसटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल जोड़ा गया 366 और उसमें जीएसटी को डिफाइन किया गया। भाई जीएसटी क्या है, तो लिख लो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मीन्स ये सारी बातें वो लिखवा रहा हूं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है एज इट इज। Goods and service tax means any tax on supply of goods or services or both टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मतलब ये गुड्स पे भी लग सकता है, ये सर्विस पे भी लग सकता है, और ये दोनों पर भी लग सकता है। सर दोनों पर कैसे, मतलब कोई एग्जाम्पल है आपके पास? दोनों का क्या एग्जाम्पल है, मतलब जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व हो और सर्विस भी इन्वॉल्व हो। जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो कढ़ाई पनीर 350 रुपए का मिलता है, तो 350 रुपए का तो उसमें सामान ही नहीं है, सामान तो 100 रुपए का नहीं है मुश्किल से।
तो क्योंकि उसमें सर्विस का एलिमेंट भी है, तो आपको वहां जीएसटी देना पड़ेगा पूरे 350 रुपए की कढ़ाई पनीर पर। तो उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है और सर्विस भी इन्वॉल्व है। जैसे आपको मकान बनवाना है, आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी को, जैसे हमारे ऑफिस में एक ठेकेदार जी आते हैं, रामलाल, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, तो वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो मैंने एक दिन उनको कहा कि ठेकेदार जी मुझे भी एक बिल्डिंग बनवानी है, ऊंची है बिल्डिंग। तो उन्होंने कहा बना देंगे। मैंने कहा देखो जी सीधी सी बात है, मेरे पास टाइम नहीं है, जो भी सामान लगेगा बिल्डिंग में वो आप ही खरीद के लाना, जो लेबर है वो आप ही पकड़ के लाना कहीं से भी, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्डिंग मिलनी चाहिए 6 महीने बाद कि हो सीए साहब बिल्कुल मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। तो उन्होंने मेरे से जो पैसे लिए, क्या वो मेरे से केवल सीमेंट, बजरी, रोड़ी, लोहे का लिया? नहीं, उन्होंने मेरे से सामान के भी पैसे लिए और उन्होंने मेरे से जो लेबर लगी उसके भी पैसे लिए। मान लो उन्होंने मेरे से 50 लाख रुपए लिए, सच्ची में क्या लिए मैं नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल है, 50 लाख रुपए लिए। तो क्या ये 50 लाख रुपए केवल सप्लाई ऑफ गुड्स है या ओनली सप्लाई ऑफ सर्विस है या बोथ है? आप कहोगे बोथ है, तो पूरे 50 लाख पर क्या लगेगा? जीएसटी। अच्छा, जीएसटी आने से अब ये सोचने की जरूरत भी नहीं है कि उसमें गुड्स कितना है, सर्विस कितना है, क्या करोगे सोच के? समझ में आ रहा है? तो जीएसटी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मींस एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। लेकिन आगे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। लिखो एक्सेप्ट, ओहो अपवाद, एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर, लिकर समझते हो? LIQUOR, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ओ माय गॉड, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर, कि जितने गुड्स हैं, सर्विस है, सब पे लगाओ, लेकिन एक चीज को छोड़ दो। बोला जी कौन सी है वो चीज? कि वो बहुत खतरनाक चीज है, उसका नाम है एल्कोहलिक लिकर, शराब। हिंदी में शराब बोलते हैं इसको, मदिरा। और अगर थोड़ा सा पुराने टाइम में जाओगे तो सोमरस, जो राजा महाराजा है वो क्या बोलते थे इसको? सोमरस। मदिरा, शराब, गंदी गंदी चीजें, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये कौन सी शराब है? क्योंकि अल्कोहल तो और चीजों में भी काम आता है, लेकिन ये कौन सा अल्कोहल है? ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको लोग क्या करते हैं? कंज्यूम करते हैं, पार्टी करते हैं। क्या करते हैं बताओ? पार्टी करते हैं, और पार्टी करके ऐसे फील करते हैं जैसे हम बहुत बड़े आदमी हो गए जी, शराब पी ली हमने। आजकल यही कल्चर है। आजकल लोग पार्टी करके अपने आप को बताते हैं भाई हम बहुत मतलब ज़्यादा वो हैं मतलब, और कोई नहीं पीता है तो उसको ऐसे समझते हैं भाई ये तो पागल है, उसको कुछ पता ही नहीं है। आजकल ऐसा टाइम आ गया है, तो ये बहुत गंदी गंदी चीज़। अब पता है कई लोग मेरे से क्या क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये तो बहुत गलत बात है, शराब पे जीएसटी नहीं है, मतलब सरकार इसको बल्कि सस्ता कर रही है कि और पियो, खूब पियो, भर भर के पियो, मतलब सरकार प्रमोट कर रही है शराब को। आपने बोला ना एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि शराब पे जीएसटी मत लगाओ, बल्कि इस पे तो सर जम के लगाना चाहिए। बल्कि सरकार कह रही है भाई, वो कौन से वो गायकार थे वो तो कहते थे महंगी हुई शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो, और ये तो मतलब महंगी कहाँ से हो रही है, तो सस्ती हो रही है। अरे भाई सस्ती नहीं हो रही, तो सर आपने तो बोला कि टैक्स नहीं लगेगा। अरे मैंने तो केवल जीएसटी लगाने के लिए मना किया है, इनके ऊपर पहले से ही बहुत सारे टैक्सेस हैं, पुराने वाले कौन? एक्साइज, वैट, वो सब। तो सर वो अभी भी लग रहे हैं क्या? हाँ लग रहे हैं ना, अभी भी लग रहे हैं।
शराब एक ऐसी चीज है भाई जिस पर अभी भी पुराने वाले टैक्सेस ही लगाए जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं वो। तो सर इसको भी ले आते हैं ना जीएसटी में, इसको अलग क्यों रखा? मतलब ऐसे क्या, मतलब सरकार को आन पड़ी थी? अरे भाई ये जो शराब है इस पर गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अच्छे खासा रेवेन्यू मिलता था। तो स्टेट ने बोला कि हम जीएसटी, देखो जीएसटी तभी आ सकता था ना जब सारे स्टेट हाँ भरेंगे। तो सारे स्टेट इस बात पे अड़ गए कि जी शराब को तो नहीं जाने देंगे हम, शराब हमारी सबसे बढ़िया चीज है, इस पर हमको खतरनाक रेवेन्यू मिलता है, और इस पर अपने आप मिलता है, मतलब लोग इसको अपने आप ढूंढ लेते हैं जी कहाँ मिलेगी शराब, पीने पहुंच जाते हैं वहां पे। मतलब सब चीजों की मार्केटिंग है, लेकिन दोस्तों इसकी कोई मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी शराबी को, नशेड़ी को कहीं छोड़ दो, दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है, बोलो वो थोड़ी देर में दुकान ढूंढ लेगा कहीं ना कहीं जाके, अपना जुगाड़ बैठा लेगा वो, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है भाई जिस चीज की आपको चाहत है वो तो आपको मिलेगी ही ना। वो कौन सा डायलॉग है ना, वो क्या, उसको मिलाने में लग जाती है कुदरत, तो ये वो वाली चीज है भाई। तो आप ये मत समझना कि शराब को सरकार प्रमोट कर रही है, सस्ती कर रही है कि जी जीएसटी नहीं लगाएंगे खूब पियो, ऐसा नहीं है। बल्कि सरकार इस पर जबरदस्त तरीके से क्या लगा रही है, दूसरे टैक्सेस, और वो जो दूसरे टैक्सेस हैं वो पुराने वाले सिस्टम वाले ही लग रहे हैं। इसको अभी राज्य सरकार जीएसटी के एम्बिट में लाने के मूड में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू शराब से मिलता है, और राज्य सरकार इसे जीएसटी में अभी नहीं लाना चाहती। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए लिखी है ये लाइन कि भाई जीएसटी का मतलब है वो टैक्सेस जो गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं, वेदर वो गुड्स हो, सर्विस हो या बोथ हो, उसकी सप्लाई पर, लेकिन शराब की सप्लाई को छोड़कर, क्योंकि शराब की सप्लाई पर अभी जीएसटी नहीं है, दूसरे वाले टैक्सेस हैं, पुराने वाले। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं लिखते भाई तो फिर तो शराब पे भी लगाओ। हाँ, जिस दिन शराब पर जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में से ये लाइन काट दी जाएगी। समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, तो ये हो गई सबसे पहले जीएसटी का मीनिंग। अब एक और लिख लो, आर्टिकल 366(26)(A). कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल नंबर याद नहीं हो रहे हैं तो टेंशन मत लेना, याद करने के लिए बहुत चीजें हैं आपके पास, इनमें टाइम वेस्ट मत करना आर्टिकल नंबर याद करने में। अब लिख लो भाई, मीनिंग ऑफ सर्विस। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है कि सर्विस का मतलब क्या है, सर्विस किसको कहते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर डेफिनेशन दी गई है सर्विस की कि भाई सर्विस क्या है। तो किसी ने कुछ खूब कहा है कि सर्विस का मतलब है एनीथिंग अदर देन गुड्स। वाओ, कितनी बढ़िया डेफिनेशन है। बस खत्म हो गई डेफिनेशन। बोले सर्विस क्या है? बोले सर्विस वो है। हाँ बताओ क्या है? बोले सर्विस वो है जो गुड्स नहीं है। वाओ, मतलब जो गुड्स नहीं होता है वो सब क्या होती हैं? तो किसी ने पूछ लिया भाई फिर गुड्स क्या है, गुड्स क्या है? हाँ, अब कई महान लोग पता है क्या बोलेंगे, जो सर्विस नहीं है। ऐसे नहीं होता है भाई कि गुड्स वो है जो सर्विस नहीं है, सर्विस वो नहीं है जो गुड्स नहीं है। क्या तरीका है ये? बोले दिन वो है जो रात नहीं है, रात वो है जो दिन नहीं है। अच्छा, तो सर ये क्या तरीका है? अभी रुको, गुड्स को डिफाइन किया है, गुड्स को पहले डिफाइन कर दो अच्छे से भाई, इन सबको गुड्स मानेंगे। ये पेन गुड्स है, ये पंखा गुड्स है, ये एसी गुड्स है, ये सब गुड्स है। तो बोले इसके अलावा कोई भी चीज नजर आ जाए ना वायुमंडल में, कोई भी चीज, बोले उन सबको सर्विस मान लियो। हाँ ये तो सही है तरीका, पर ऐसे थोड़ी बोलोगे कि गुड्स वो है जो सर्विस नहीं है, सर्विस वो है जो गुड्स नहीं है। पता चला दोनों ही समझ में नहीं आ रहे कौन क्या है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो जी,
तो अभी गुड्स की डेफिनेशन बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। गुड्स अभी हम आपको समझाएंगे, टेंशन ना लें। इसके बाद एक आर्टिकल जोड़ा गया 246A, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दोस्तों पुराना जो सिस्टम था उसमें आर्टिकल 246 ही हुआ करता था बस। आर्टिकल 246 में लिस्ट बनी हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस लगाएगी और दोनों मिलकर कौन से टैक्सेस लगाएगी। उसको बोलते हैं सेंट्रल की यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो 3 लिस्ट होती थी ना, ये आर्टिकल 246 के अंदर थी। तो वो 246 तो आज भी है, ऐसा नहीं कि उसको हटा दिया, क्योंकि उसको कैसे हटाओगे, शराब पर तो अभी भी लगी रहे हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि दोनों मिलकर गुड्स पर भी लगाएंगे और सर्विस पर भी लगाएंगे, ऐसा तो कोई था ही नहीं। तो इन्होंने क्या किया, आर्टिकल 246 की जगह एक नया आर्टिकल जोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका नाम क्या रखा गया, 246A। जैसे आपका पहले से मकान बना हुआ है, मान लो 834 नंबर का, अब आपने उसका कुछ हिस्सा बेच दिया किसी को, तो नया मकान नंबर तो कहां से मिलेगा, तो कैसे लिख देते हैं उसको, 834A। फिर उसने भी आधा बेच दिया, 834B, ऐसे टुकड़े करते जाते हैं ना उसके। समझ में आ रहा है आपको? जैसे पहले मैं एक स्कूल में जब पढ़ता था ना, तो वहाँ अमित नाम के 5 बच्चे थे क्लास में, तो अब कंफ्यूज होते थे भाई कौन सा वाला अमित। तो जैसे उसमें नाम रख दिया था, अमित फर्स्ट, अमित सेकंड, अमित थर्ड, अमित फोर्थ, अमित फिफ्थ, तो पता रहता था भाई ये कौन से वाले अमित की बात हो रही है। ऐसे समझ में आया क्या आपको? चलो जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो आर्टिकल 246A ये क्या कहता है, लिख लो, स्पेशल। अब कई बच्चे कहते हैं सर ये एग्जाम में आएगा क्या? अच्छा, पूछते ऐसे हैं जैसे कोई मैं ही बनाऊंगा पेपर, एग्जाम में आएगा क्या? आएगा, बोलो, पढ़ लो, अब आएगा क्या? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन with respect to goods and service tax। इसमें लिख लो एक बार, सप्लाई। सप्लाई 2 तरह की होती है, पता ही है आपको, है ना? कौन कौन सी होती है, जल्दी से बताओ, अभी अभी समझाया था। अरे इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होती, 2 तरह के सप्लाई ट्रांजैक्शन होते हैं। हाँ, एक तो होती है इंट्रा स्टेट, ओके ओके सर, ओके, इंट्रा स्टेट, और एक होती है इंटर स्टेट। एक तो होती है इंट्रा स्टेट और एक होती है भाई इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या होता है, जल्दी से लिख लो, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर has power to make law। और इंटर स्टेट जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इंटर स्टेट क्या होते हैं मुझे नहीं समझाना, आपको पता है। इसमें लिख लो ओनली पार्लियामेंट। अच्छा, मतलब पार्लियामेंट, ओनली पार्लियामेंट हैज पावर टू
मेक लॉ। तो जो इंट्रा स्टेट वाले मैटर हैं, इंट्रा समझते हो ना, विद इन अ स्टेट और विद इन अ यूटी, वहां पर पार्लियामेंट भी कानून पास कर सकती है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे पास में कौन सी विधानसभा है? राजस्थान विधानसभा, यही मेरे बिल्डिंग से दिखती है। तो ये लोग भी कानून बना सकते हैं। लेकिन जो इंटर स्टेट वाले ट्रांजैक्शन होते हैं, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक यूटी से दूसरे यूटी में या आपस में या देश के बाहर वाले ट्रांजैक्शन, उन पर कानून बनाने का जो पावर है जीएसटी में, वो केवल किसको है? ओनली पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट तो देश में एक ही है भाई, ये लिखना पड़ेगा ना, वरना लड़ाई हो जाएंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करना पड़ेगा ना भाई, तुम कौन से लॉ बना सकते हो, तुम कौन से बना सकते हो। लड़ाई माफ करो, है ना। तो ये वाला समझ में आया आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? इसके बाद एक और लिखो, आर्टिकल, ये छोटी छोटी बातें और ये एग्जाम में आ जाती हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। आर्टिकल 279A सब आर्टिकल 5, इसमें पता है क्या लिखा है? लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगा लेना इसके। आर्टिकल नंबर याद करना जरूरी नहीं है, इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट कवर्स 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इट कवर्स 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उनके नाम भी लिखवा देता हूं आपको क्योंकि ये बार बार आएंगे। एक तो होता है क्रूड, एक होता है हाई स्पीड डीजल, जिसको हम लोग शॉर्ट में HSD बोलते हैं, हाई स्पीड डीजल। एक होता है मोटर स्पिरिट, जिसको हम लोग पेट्रोल भी कहते हैं कॉमनली। मोटर स्पिरिट कोई नहीं बोलता, पेट्रोल बोलते हैं। अब ये नहीं कहीं आप पेट्रोल पंप पे जाके बोलो भाई जरा मोटर स्पिरिट डाल दे एक बार, वो कहेगा भाई साहब क्या चीज़ है, हमारे पास तो है ही नहीं कि तेरे को पता नहीं, भी बुक खोल के दिखाऊं। मोटर स्पिरिट को क्या बोलते हैं? पेट्रोल। एक होती है नेचुरल गैस, जैसे LPG वगैरह होती है ना, घर पे आप काम लेते हो, CNG, LPG वो सब। और एक होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ATF। ये क्या होता है सर? ये हवाई जहाज में डलने वाला पेट्रोल होता है, हाई स्पीड, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। अपना वाला पेट्रोल नहीं डलता हवाई जहाज में, उनका पेट्रोल अलग आता है, वो बहुत ज़्यादा प्योरीफाई करके उसको रिफाइंड करके बनाते हैं, वो होता है ATF, एविएशन टरबाइन फ्यूल। हवाई जहाज हो गए, हेलीकॉप्टर हो गए, उनमें वही डलता है। आप अपनी गाड़ी मत डाल लियो वरना आप भी हवाई जहाज बन जाओगे। एविएशन टरबाइन फ्यूल, तो 5 नाम हो गए ना। देखो, एक तो क्रूड हो गया, क्रूड मतलब होता है कच्चा तेल जो जमीन में से निकलता है, बहुत ही गंदा काला काला सा आता है, कभी देखा हो आपने। एक होता है हाई स्पीड डीजल समझते ही हो आप। एक होता है मोटर स्पिरिट, जिसको आप लोग पेट्रोल बोलते हो। एक होती है नेचुरल गैस, LPG हो गई, CNG हो गई। एक होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो वायुयान का ईंधन होता है ना, एयरक्राफ्ट में डलता है वो। ये 5 आइटम आगे लिखो, क्या करें इन 5 का? ऑन विच GST would be applicable from the date as recommended by GST Council, तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम आप याद रखना भाई, इन पर भी GST अभी नहीं लगता है।
डीजल, पेट्रोल, इन पे नहीं लगता है। इन पर लगेगा, लेकिन कब से लगेगा? जब जीएसटी काउंसिल इनको रिकमेंड करेगी। तो अभी जीएसटी काउंसिल ने इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिकमेंड नहीं किया है। तो सर फिर इन पे कोई टैक्स नहीं लगता? अरे बहुत टैक्स लगता है, बहुत। पुराने वाले जो पुराना सिस्टम था ना, एक्साइज, वैट, वो सब लगते हैं इनके ऊपर। तो सर इनको अभी क्यों नहीं किया रिकमेंड? क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों ही तैयार नहीं है। दोनों को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है भाई इनसे। यही तो वो चीजें हैं जो अपने आप सेल होती हैं। इनका ऐड नहीं करना पड़ता, भाई पेट्रोल ले लो, पेट्रोल ले लो। कभी देखा किसी ने बोला हो पेट्रोल ले लो? कभी टीवी में ऐड आया हो भाई पेट्रोल ले लो? पेट्रोल, डीजल, ये तो अपने आप बिकते हैं भाई। यही तो सरकार के कमाने वाले वो हैं। जैसे शराब, शराब को भी तो बाहर कर रखा है, लेकिन शराब तो एम्बिट से ही बाहर है। देखो उस लाइन में और इस लाइन में फर्क है। शराब तो एम्बिट से ही बाहर है, ये चीजें एम्बिट में तो है, लेकिन अभी इन पर। हाँ, तो सर फिर फर्क क्या हुआ भाई? कभी जब करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बस रेट ही तो देनी है। लेकिन उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना पड़ेगा शराब को लाने के लिए। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं करना पड़ेगा, केवल जीएसटी की रेट डिफाइन करनी पड़ेगी। फर्क तो है ही। वैसे कॉमन है कि दोनों पे नहीं लगता, लेकिन फिर भी फर्क है। ओके, चलो एक लास्ट लाइन और लिख लो, फिर खत्म। इसी आर्टिकल के अंदर है, एक लास्ट लाइन लिख लो। इन केस ऑफ टोबैको, टोबैको, चैनी खैनी, चैन से मजा लो, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट shall have power to levy excise duty in addition to GST। तो भाई इस प्रोडक्ट का नाम आप लोग याद रखना, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। समझते हो टोबैको क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में तंबाकू बोलते हैं। देखा है आपने कभी तंबाकू? ऐसे पैकेट में आता है, कई लोग खाते भी हैं टोबैको। ऐसे खाते हैं, यहाँ पे ऐसे लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके फिर यूं करके ऐसे। बहुत गंदी गंदी चीजें हैं, पता नहीं क्या मजा आता है। शराब पीते हैं, टोबैको का सेवन करते हैं। अच्छा, उसके ऊपर पैकेट पे लिखा भी होता है कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत गंदे गंदे चित्र बने हुए होते हैं, भाई तेरा गला ऐसे हो जाएगा, फिर भी खाते हैं। बोलो, मतलब उसमें दिखा रहे हैं भाई तेरे ऐसे कैंसर हो सकता है, गला भी ऐसे दिखाते हैं कईयों का जो खराब हो जाता है, फिर भी खाते हैं। बोले ये तो ऐसे ही बोलते हैं, मरना तो एक दिन सबको ही है भाई, नहीं खाएंगे तो कौन सा अजर अमर हो जाएंगे। यहाँ के लोगों की ये सोच और है, अगर आप ज्यादा समझा दो तो कि भाई तुम कौन से मतलब जाना तो है ना तुमको भी एक दिन। तो ये जो टोबैको है, इस पे काम की बात समझो। ये एक ऐसा आइटम है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है कि वो पुराने वाले टैक्सेज भी लगा सकती है और जीएसटी भी लगा सकती है। एक्साइज ड्यूटी पुरानी वाली भी लगेगी और जीएसटी भी लगेगा। और मजे की बात बताऊं, लग भी रहा है, दोनों लग रहे हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए भाई ऐसी कौन सी चीज है जिसपे दोनों लगते हैं, 4 ऑप्शन दे दे आपको, शराब का नाम दे दे, पेट्रोल का नाम दे दे, टोबैको का दे दे और नीचे लिख दे इन ऑल, तो आप किस पे टिक लगा के आओगे? इसीलिए कह रहा हूं इन पे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, हल्के में मत लेना। ये जो मैं नोट्स लिखवा रहा हूं ना, इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करवा दिए मैंने। ये मत समझना कि एमसीक्यू कोई अलग से अवतरित होंगे क्वेश्चन, इन्हीं में से होंगे, इन लाइनों में से ही क्वेश्चन बनेंगे। आप करके देखोगे तो इन्हीं में से आंसर मिलेगा आपको उनका। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा भाई, मैं एक चीज पूछना भूल गया आपसे। जैसे मैंने कहा भाई शराब पर जो है जीएसटी नहीं लगता, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जैसे खांसी की दवाई होती है, सिरप होता है खांसी की दवाई, तो खांसी की जो दवाई होती है जिसको हम सिरप बोलते हैं, लेते हो आप लोग कई बार, बोलो उसके अंदर भी अल्कोहल आता है और उसको मतलब लोग पीते भी हैं, ह्यूमन कंजम्पशन भी करते हैं।
और कई तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने, जैसे कभी मान लो शराब की दुकान बंद है, भाई देश में कई बार ड्राई डे होता है, ड्राई डे का मतलब उस दिन शराब नहीं मिलेगी। ये बातें आप यूं मत समझना भाई सर को ऐसे कैसे पता है, मतलब मेरे को पता चल जाता है, मतलब आसपास के लोगों से। जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गई, तो इस दिन क्या है, मतलब शराब बंद होती है, नहीं मिलेगी। तो कई लोग इतने आदी हैं कि वो मेडिकल की दुकान पे जाके खांसी की दवाई खरीद लेते हैं। बताओ, पूरी की पूरी बोतल खाली कर ली, क्योंकि उसमें अल्कोहल तो है ही, तो थोड़ा थोड़ा नशा तो आ ही जाता है। अब मेरे से एक बच्चे ने पूछा, सर एक बात बताओ, चलो शराब पर तो जीएसटी नहीं लगता, सही है, लेकिन सर वो जो खांसी की दवाई है उस पे जीएसटी लगता है या नहीं लगता? तो मैंने कहा भाई लगता है। तो सर आप तभी तो मना कर रहे थे, फिर कैसे लगता है? मैंने कहा यार वो शराब थोड़ी है कि सर उसमें है तो सही ना अंदर। अरे तो उसमें तो और भी चीजें हैं, उसमें कोई शराब ही थोड़ी भरी हुई है, उसमें तो और भी चीजें हैं। उसमें बोतल पे पढ़ के देखना कितने इंग्रेडिएंट है उसमें। हाँ, शराब अगर बनाओगे तो नहीं लगेगी, लेकिन शराब अगर किसी में डल रही है, दवाई में डल रही है, तो हम शराब थोड़ी बना रहे हैं, हम दवाई बना रहे हैं। दवाई दारू बोलते हैं ना, दवाई दारू ले लो भाई थोड़ी सी। तो दवाई दारू का मतलब ये है भाई, दवाई में भी कई बार थोड़ी सी शराब डलती है, लेकिन दवाई पर तो लगेगा जीएसटी। तो कोई भी अगर मेडिकल प्रिपरेशन है, कोई भी अगर कॉस्मेटिक है, टॉयलेट प्रिपरेशन है जिसमें अल्कोहल इज यूज एज ए इंग्रेडिएंट, तो ये मत समझना कि नहीं नहीं अब जीएसटी नहीं लगने देंगे, उस पे तो लगेगा। हाँ, बात समझ में आई या नहीं आई? इज इट क्लियर? तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं। थोड़ा सा जीएसटी में कॉन्स्टिट्यूशन का थ्योरी पार्ट बचा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन इस बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के बनते हैं वो भी मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। क्वेश्चन करने से क्या होता है दोस्तों, एक दिमाग में पता चलता है भाई इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और अपने को ऐसे ऐसे लिखना है उसको। तो कई बच्चे क्या पढ़ तो जाते हैं लेकिन वो फेल इसलिए होते हैं, उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की। अच्छा, हम पहले बोलते थे भाई घर से कर लेना, एक बच्चा नहीं करता, तो हमने सोचा यार खुद ही करा दो। ये छोड़ो ही मत कि सर ने क्वेश्चन नहीं कराए, सारे क्वेश्चन करा दो क्लास के अंदर ही, फिर देखे कैसे मना करता है कि भाई सर ने कोई। मैं तो देखो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अब आप पढ़ना ही नहीं चाहो तो बात अलग है ना। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार देख लीजिएगा। टाटा बाय बाय। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच।